इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरीनेशन के बारे में। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में बनाया है। अब डिसइंफेक्टिंग इफेक्ट जो होगा, इसका एक्शन होगा, वो हम अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्लोरीन जो है इसको यूनिवर्सली अडॉप्ट किया गया है एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, पब्लिक वाटर सप्लाईज के लिए। और क्यों इसको चूज किया गया है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चीप, रिलायबल और इजी टू हैंडल और इवन इजीली मेजरेबल है। ठीक है, और इसके साथ इसका सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है कि इसका जो रेजिडुअल डिसइंफेक्टिंग इफेक्ट है वो बहुत ही लंबे पीरियड तक रहते हैं, जो कि फ्यूचर कॉन्टैमिनेशन से प्रिवेंट करता है वाटर को। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट माना गया है। ठीक है, और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी एक ही डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा सा टेस्ट जो है पानी का वो थोड़ा सा बिटर और बैड, मतलब कड़वा टाइप का, और थोड़ा सा खराब कर देता है। मतलब थोड़ा सा ऐसा अजीब सा टेस्ट आता है, जिसकी वजह से कई यूजर जो पानी पीने वाले लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ यही एक इसकी डिसएडवांटेज है। अब हम जानते हैं डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन को जैसे वाटर में ऐड किया जाता है, जैसे ही उससे बनता है हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयंस। ठीक है, ये दोनों चीजें बन सकती हैं, जिसकी वजह से डिजास्ट्रस इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे क्लोरीन को आपने वाटर में ऐड किया, उससे बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड, और जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये अनस्टेबल होता है, तो इसलिए ये ब्रेक डाउन हो सकता है हाइड्रोजन आयंस में और हाइपोक्लोराइट आयंस में। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये आपको पता है रिवर्सिबल दिख रही है ये, और ये डिपेंड करती है पीएच पे। ये रिएक्शन जो है ये पीएच पे डिपेंडेंट है। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो जाती है तो वाटर में आपको सिर्फ और सिर्फ OCl नेगेटिव आयंस मिलेगी। मतलब आपको क्या मिलेगा? हाइपोक्लोराइट आयन। ठीक है, आपको सिर्फ वाटर में हाइपोक्लोराइट आयन मिलेगा। अगर पीएच की वैल्यू जो है वो 5 से लेके 7 के बीच में होती है तो आपको वाटर में मिलेगा HOCl, यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर 5 से भी कम पीएच हो जाता है, अगर पीएच की वैल्यू 5 से भी कम हो जाएगी तो वाटर में जो क्लोरीन है वो इसी तरीके, इसी फॉर्म में, क्लोरीन के फॉर्म में ही रहेगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अपने एलिमेंटल क्लोरीन के फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा वाटर में, ना उस टाइम पे हाइपोक्लोरस एसिड होगा, ना ही हाइपोक्लोराइट आयन होंगे। ठीक है, अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ये हाइपोक्लोरस एसिड है 80 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन हाइपोक्लोराइट आयंस होता है। ठीक है, इसीलिए वाटर का जो पीएच है वो स्लाइटली लेस देन 7 रखा जाता है जब उसकी क्लोरीनेशन की जाती है। ठीक है, ताकि वाटर में ज्यादा से ज्यादा HOCl हो। ठीक है, और जो OCl नेगेटिव हो वो कम हो। ठीक है, वाटर में प्रेजेंट। ठीक है, और जो क्लोरीन है जब वो वाटर में ऐड किया जाता है तो वो अमोनिया के साथ, जो वाटर में अमोनिया प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करता है और क्लोरामाइंस बनाता है। और क्लोरामाइंस जो है वो मोनोक्लोरामाइंस भी बना सकता है, डाइक्लोरामाइंस भी बना सकता है, ट्राइक्लोरामाइंस भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। ठीक है, अगर 7.5 पीएच होगा, ठीक है, या इससे ज्यादा पीएच होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे वो मोनोक्लोरामाइंस बनाएगा। ठीक है, और अगर 6.5 से लेके 5 के बीच में पीएच होगा तो ये इस टाइम पे डाइक्लोरामाइंस बनाएगा। और अगर 4.4 या फिर इससे बिलो पीएच होगा, मतलब इससे कम पीएच होगा, तो ट्राइक्लोरामाइंस बनाएगा। ठीक है, बट हमें पता है कि हमने पीएच कितना रखना है, स्लाइटली लेस देन 7, तो इसका मतलब वाटर में डाइक्लोरामाइंस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब जो क्लोरामाइंस जो है बने हैं वो स्टेबल होते हैं ये। ठीक है,
और इसीलिए इनकी हमें पता है कि इससे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाती हैं। और इसके साथ साथ ये ऑर्डर भी रिमूव कर सकती हैं, इनकी ये भी कैपेसिटी होती है कि ये थोड़ा बहुत जो ऑर्डर है, स्मेल वगैरह वाटर में, वो भी कम कर सकती हैं। अब क्लोरीन जो होगा वो जैसे वाटर में ऐड किया जाएगा वो अमोनिया के फॉर्म में, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्लोरामाइन के फॉर्म में होगा, जिसको हम कंबाइन क्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, वो बनाता जाएगा कंबाइन क्लोरीन। और जैसे ही अमोनिया पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद जो क्लोरीन बचा होगा वाटर में उसको फ्री क्लोरीन कहा जाएगा। ठीक है, कंबाइन क्लोरीन कौन सा होगा? जो अमोनिया के साथ फॉर्म कर लेगा, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्लोरामाइंस बना देगा। और फ्री क्लोरीन जो अमोनिया के कंज्यूम होने के बाद जो क्लोरीन रहेगा वाटर में उसको फ्री क्लोरीन कहा जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंबाइन क्लोरीन है ये लेस इफेक्टिव होता है इन कॉजिंग डिसइंफेक्शन। ठीक है, डिसइंफेक्शन के लिए ये लेस इफेक्टिव होता है देन फ्री क्लोरीन। ठीक है, फ्री क्लोरीन ज्यादा इफेक्टिव होता है। कितना कम इफेक्टिव होता है? ये 25 टाइम्स लेस इफेक्टिव होता है कंबाइन क्लोरीन देन फ्री क्लोरीन। ठीक है, अब ये दोनों का वाटर में प्रेजेंट होना जरूरी है, फ्री क्लोरीन का भी और कंबाइन क्लोरीन का भी। कंबाइन क्लोरीन जो है उसका मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में जो इम्प्योरिटीज वगैरह आ रही है या विद टाइम जो बहुत टाइम लगाएगा ये बैक्टीरिया या इम्प्योरिटीज को मारने के लिए, ये टाइम लगाएगा। ठीक है, ये टाइम लगेगा। और जो फ्री क्लोरीन है, फ्री क्लोरीन अगर वाटर में प्रेजेंट होगा, जिस टाइम ही इम्प्योरिटी को ये देखेगा उसी टाइम पे, मतलब उसी टाइम पे अगर इस टाइम उसको कोई इम्प्योरिटी दिखती है तो इसी टाइम पे वो बैक्टीरिया को या उस इम्प्योरिटी को वो खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये जो इसका जर्मिसाइडल इफेक्ट है क्लोरीन का, उसको कंबाइन क्लोरीन और फ्री क्लोरीन का दोनों को एक्सप्लेन किया जाता है एंजीमेटिक हाइपोथेसिस के थ्रू। ठीक है, ये हाइपोथेसिस क्या कहती है कि क्लोरीन क्या करता है, वो एंटर करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल पे। ठीक है, और रिएक्ट करता है और क्या करता है कि जो एंजाइम्स इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी था, वो सारे एंजाइम्स को ये ख़त्म कर देता है, ये किल कर देता है, जिसकी वजह से डिसइंफेक्शन होती है। अब कुछ टाइप ऑफ क्लोरीनेशन होती हैं। ठीक है, टाइप्स होती हैं इसकी, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? ये डिपेंडेंट होती है क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एडेड, कितना क्वांटिटी हम क्लोरीन की ऐड कर रहे हैं और किस स्टेज पे उसको ऐड कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट कुछ टाइप्स हैं जिसके बारे में अब हम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन क्या होती है? जब आप सिर्फ क्लोरीनेशन कर रहे हो वाटर की और कोई उसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है तो उसको सिंपली प्लेन क्लोरीनेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होता है, मतलब इसमें आपको मैं बता दूं क्लियरली कि कोई और ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, सिर्फ क्लोरीनेशन ही की जाएगी वाटर की। तो इससे रिमूव क्या क्या हम कर सकते हैं? बैक्टीरिया या ऑर्गेनिक मैटर और कलर। ठीक है, ये तीनों चीजें रिमूव कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक। ठीक है, अब रॉ वाटर से। और ये जो टेक्निक है ये ज़्यादातर उसी वाटर पे अप्लाई की जाती है जो थोड़ा सा क्लियर होगा, तभी ये यूज़फुल होगी। ठीक है, नहीं तो उतनी ये इफेक्टिव नहीं होगी। और जो वाटर है उसकी टर्बिडिटी जो है 20 to 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगी, तभी हम उस वाटर पे ये क्लोरीनेशन करके फिर उसको वाटर को सप्लाई कर सकती है। और ऐसा वाटर कहाँ से मिलेगा? लेक्स या रेजर्वोयर या डीप ट्यूबवेल में ऐसा वाटर आपको मिलेगा जिसकी टर्बिडिटी कम होगी। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ क्लोरीनेशन करनी है और उसको वाटर को सप्लाई कर देना है। अब कॉमन सी बात है कि ऐसा जो वाटर है वो हम मतलब ऐसे इतनी कम ट्रीटमेंट करके सिर्फ क्लोरीनेशन हम उसको करके हम सप्लाई नहीं कर सकते लोगों को। ठीक है, इसीलिए ये जो फुल फ्लेज ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम इस वाटर को जो है इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज कर सकते हैं ऐसे वाटर को। जैसे कि अगर आर्मी ट्रूप्स को सप्लाई करना हो वॉर टाइम में तो ये वाटर यूजफुल हो सकता है। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी यूज की जाती है प्लेन क्लोरीनेशन में? 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। इसके बाद है प्री क्लोरीनेशन।
प्री क्लोरीनेशन जो है ये प्रोसेस आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट से पहले ये की जाएगी। तो ये जो क्लोरीन अप्लाई किया जाता है वाटर में, ये फिल्ट्रेशन से पहले या फिर सेडिमेंटेशन कोगुलेशन से भी पहले, ठीक है, ये करा जा सकता है, ठीक है, ताकि जो कोगुलेशन है वो इम्प्रूव्ड हो, ठीक है, बेटर हो, और जो लोड है वो फिल्टर्स पे वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, या तो फिल्ट्रेशन से पहले या फिर सेडिमेंटेशन कोगुलेशन से भी पहले, ठीक है, ये किया जाएगा ताकि जो लोड है फिल्टर्स पे वो उतना ना आए, और इससे क्या होगा, टेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ऑर्डर और एल्गी जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे, और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी कम हो सकते हैं। इसीलिए ये जो प्री क्लोरीनेशन है ये की जाती है, और इसकी डोज इतनी होनी चाहिए कि ऑलमोस्ट 0.1 से लेके 0.5 मिलीग्राम पर लीटर तक का रेजिड्यू जो है वो फिल्टर प्लांट तक पहुंचे, ठीक है, इतना रेजिड्यू पहुंचना चाहिए। इसकी नॉर्मल डोज जो होगी वो एटलीस्ट 5 to 10 मिलीग्राम पर लीटर तक होगी। और ये जो ट्रीटमेंट की जाएगी इसके बाद पोस्ट क्लोरीनेशन भी की जाएगी, ताकि जो फाइनल सेफ्टी है वाटर की वो इंश्योर की जा सके। इसके बाद है पोस्ट क्लोरीनेशन। आपको ये बात क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्लोरीनेशन जो है, जब सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर, वाटर के ऊपर ट्रीटमेंट की जाती है, सारा कुछ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन जो भी चीज़ें हैं वो सब कर दी जाती हैं, उसके बाद क्लोरीनेशन की जाती है जनरली। तो ये नॉर्मल जो क्लोरीनेशन होती है उसी को पोस्ट क्लोरीनेशन बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो क्लोरीनेशन है मतलब वो लास्ट में ही की जाती है, तो उसी को हम पोस्ट क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई किया जाएगा, मतलब कि सारी ट्रीटमेंट्स हो जाने के बाद। ये कब अप्लाई की जाएगी, फिल्ट्रेशन के बाद, या फिर जो वाटर जब हमें सप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में तो उससे पहले, ठीक है, उससे पहले और फिल्ट्रेशन के बाद इसको अप्लाई किया जाएगा। इसकी डोज कितनी होगी, इसकी डोज इतनी होनी चाहिए कि 0.1 से 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का जो रेजिड्यू है वो वाटर में रहे, ठीक है, क्लोरीन रेजिड्यू जो है वो वाटर में रहे, और इसका कांटेक्ट पीरियड 20 मिनट्स तक का हो सकता है, ठीक है। अब ये जो रेजिड्यू होगा ये इंश्योर करेगा डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर फ्यूचर कॉन्टैमिनेशन से। अब है डबल क्लोरीनेशन। डबल क्लोरीनेशन क्या है? डबल क्लोरीनेशन टर्म तब यूज की जाती है जब मतलब कि वाटर को 2 बार क्लोरीनेट किया जाता है। मतलब प्री क्लोरीनेशन भी वाटर की गई है और पोस्ट क्लोरीनेशन भी की गई है, तो उसको जनरली बोला जाएगा डबल क्लोरीनेशन की गई है वाटर की। अब पोस्ट क्लोरीनेशन जो है वो जो बाद में सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह करने के बाद की जाती है, वो वाली पोस्ट क्लोरीनेशन जनरली की जाती है, उसको करना ही होता है। मतलब क्लोरीनेशन हमेशा ज्यादातर लास्ट में ही की जाती है, बट कई बार ऐसा होता है जो वाटर है वो ज्यादा हाईली टर्बिड हो सकता है, कॉन्टैमिनेटेड हो सकता है, तो उस टाइम पे प्री क्लोरीनेशन भी करनी पड़ती है। और जब ये दोनों की जाएंगी तो ये थोड़ी ज्यादा बेटर होगी उस वाटर के लिए, और ये दोनों जब की जाएंगी तो उसको कहा जाएगा डबल क्लोरीनेशन। इसके बाद है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन एक ऐसी टर्म है जो कि यूज करी जाती है ये बताने के लिए कि हमने कितना एक्सटेंट तक क्लोरीन वाटर में ऐड किया है। हमें इस जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन से पता चलता है कि हम कितना वाटर में जो क्लोरीन ऐड कर चुके हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है मतलब ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद, मतलब ब्रेक पॉइंट के बाद जब हम वाटर की क्लोरीनेशन करते हैं तो वो एक फ्री रेजिड्यू की तरह ही वाटर में शो होता है, ठीक है। फ्री रेजिड्यू की तरह क्लोरीन शो होगा, तो हमें पता चलेगा कि कितनी एक्सटेंट तक क्लोरीन हमने ऐड किया है। हमें अच्छे से पता है कि अभी मैं आपको पहले ही ये बात बता चुकी हूँ कि क्लोरीन को जब वाटर में ऐड करा जाता है तो वो क्या करता है, अमोनिया जो वाटर में प्रेजेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करता है और क्लोरामाइंस बनाता है, ठीक है। वो रिएक्ट करेगा और क्लोरामाइंस बनाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। अब हम अच्छे से जानते हैं कि जब क्लोरीन वाटर में ऐड किया जाता है तो किस तरीके से ये प्रोसेस होती है इस ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। क्लोरीन को जब वाटर में ऐड करा जाएगा, ठीक है, जो रेजिड्यू जो है अगर हम उसको टेस्ट करें कि हमने क्लोरीन को ऐड किया है, रेजिड्यू को टेस्ट करेंगे तो रेजिड्यू जो होगा वो जैसे हम क्लोरीन ऐड करते जा रहे हैं उसके साथ साथ रेजिड्यू जो है, ये जो वाई एक्सिस है ये रेजिड्यू को रिप्रेजेंट करती है, रेजिड्यू इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना नहीं जितना हम क्लोरीन ऐड करें उतना रेजिड्यू शो नहीं होगा, बट रेजिड्यू इंक्रीज कर रहा होगा। पर इसका मतलब क्या है, ए से लेके बी जो कर्व है इसका मतलब ये है
कि रेसिड्यू जो है जितना हम क्लोरीन ऐड करें वो सारा का सारा क्लोरीन जो है वो रेसिड्यू की तरह शो नहीं हो रहा है, उसमें से कुछ क्लोरीन जो है वो कंज्यूम हो रहा है। वो किस चीज में कंज्यूम हो रहा है? वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ए से लेके बी तक जो है वो क्लोरीन जब हम ऐड कर रहे हैं, वो क्लोरीन जो है वो कुछ क्लोरीन बैक्टीरिया को किल करने के लिए कंज्यूम हो रहा है और बचा हुआ हमें एज अ रेसिड्यू जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, ए से लेके बी पॉइंट तक। अब इस बी पॉइंट के बाद क्या होता है, अगर इसके बाद हम और क्लोरीन जो है ऐड करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होगा वाटर में वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है और ये सी पॉइंट तक चलता जाता है, जिसकी वजह से रेजिड्यू जो हमें शो हो रहा था ना कि हम और क्लोरीन ऐड करते जा रहे हैं और रेजिड्यू और शो होता जा रहा है, थोड़ा और ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा था, अब ये ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब अब हम जो रेजिड्यू डाल रहे हैं वो बिल्कुल पूरा कंज्यूम होता जा रहा है, धीरे धीरे रेजिड्यू जितना भी हम डालते जा रहे हैं वो सारा कंज्यूम होता जा रहा है और एक पॉइंट सी पॉइंट तक वो मतलब कि ऐसा होगा कि वो कंज्यूम होता ही जाएगा। रेजिड्यू पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर की। मतलब ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन के लिए ये सारा जो क्लोरीन है वो कंज्यूम होता जा रहा है और जो कि रेजिड्यू के फॉर्म में शो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीट होगी, ठीक है, उसे बोला जाएगा सी पॉइंट, उसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। ठीक है, इस ब्रेक पॉइंट के बाद सी पॉइंट के बाद क्या होगा, अगर हम और क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर में तो वो फ्री क्लोरीन की तरह हमें शो होगा। मतलब फ्री क्लोरीन या फिर जिसको हम कहेंगे रेजिड्यू क्लोरीन। ठीक है, वो रेजिड्यू की तरह हमें पूरा शो होगा। उसके बाद हम जितना भी ऐड करेंगे वो पूरा प्रॉपर रेजिड्यू की तरह ही आपको शो होगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा रेजिड्यू की तरह वो शो होगा, थोड़ा सा भी उसका कंज्यूम नहीं होगा क्लोरीन, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो हमने एडिशन की है इस पॉइंट्स के बाद, जो ब्रेक पॉइंट के बाद हमने जो क्लोरीन में एडिशन की है उसी को कहा जाएगा क्लोरीन के बाद जो मतलब हमने ब्रेक पॉइंट के बाद अगर क्लोरीनेशन की है तो उसे कहा जाएगा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। समझ में आया ना? मतलब ब्रेक पॉइंट के बाद हमने जो भी क्लोरीनेशन की वाटर की उसे कहा जाएगा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इससे हमें पता चल गया कि कितना वाटर जो क्लोरीन है हमने वाटर में ऐड किया है वो किस एक्सटेंट तक पहुंचा है, किस जो इस ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो कहाँ तक वो पहुंचा है, मतलब हमने कहाँ तक वो जो क्लोरीन है वो हमने डाला है, हमें इस पॉइंट से पता चल जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है ब्रेक पॉइंट। और इसके बाद जो ऐड करेगा क्लोरीन ऐड किया जाएगा उसको कहा जाएगा ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। अब जो ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है, अब मैं आपको बता दूं कि बी से सी जो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इतना जो ग्राफ है, अब इसमें हमें पता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो क्लोरीन है वो पूरा कंज्यूम हो रहा है। इस टाइम पे ये बी से लेके जो सी तक का ग्राफ है इसमें गंदी सी स्मेल आएगी। मतलब इस बी से सी तक के पॉइंट पे क्या होगा, बहुत गंदी सी स्मेल आएगी वाटर की और उसका खराब टेस्ट आएगा, और जो कि सी पॉइंट के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वैसा टेस्ट भी खत्म हो जाएगा और ये स्मेल भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इस पॉइंट के बाद सी पॉइंट तक ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, ये सी पॉइंट शो करता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है। और जनरली क्या किया जाता है, सी पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा जो है क्लोरीनेशन की जाती है। मतलब सी पॉइंट जब आ जाएगा हमें पता चल जाएगा, बैड स्मेल आना बंद हो जाएगी और टेस्ट भी खराब जो है वो नहीं रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि सी पॉइंट आ चुका है। और जनरली क्या किया जाता है, सी पॉइंट के बाद थोड़ा और क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि उसमें क्लोरीन में वाटर में जो है वो थोड़ा सा रेजिड्यू रहे, वो क्लोरीन जो है उसका थोड़ा रेजिड्यू रहे। 0.2 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर लीटर तक का फ्री क्लोरीन जो है वाटर में प्रेजेंट रहे एज अ रेजिड्यू। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टैमिनेशन से वाटर को प्रिवेंट कर सकता है। और ये जो रेजिड्यू है ये वाटर से कहीं भी गायब नहीं हो सकता। ठीक है, इसको रिमूव नहीं करा जा सकता, लेकिन सिर्फ ये सनलाइट के अगर डायरेक्ट सनलाइट में आएगा तो ही ये अपने आप जो है वो रिमूव हो जाता है, बाकी ये और किसी तरीके से ये रिमूव नहीं हो सकता है। इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टैमिनेशन से प्रिवेंट करेगा वाटर को। सुपर क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन क्या होता है, हम जब एक्सेस में क्लोरीन वाटर में ऐड करते हैं, मतलब 5 to 15 मिलीग्राम तक का अगर हम वाटर में क्लोरीन ऐड कर देंगे
करेंगे तो उसको कहा जाएगा सुपर क्लोरिनेशन। ऐसा हमें तब करना पड़ेगा कुछ स्पेशल केसेस में, जब हमारा जो वाटर है वो हाईली पॉल्यूटेड है और या फिर कोई वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो फैली हुई है, उस टाइम पे सुपर क्लोरिनेशन की जाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी जो है क्लोरीन की सुपर क्लोरिनेशन में डाली जाती है कि अबाउट 2 मिलीग्राम पर लीटर तक का रेजिड्यू ब्रेक पॉइंट के बाद जो है वो ट्रीटेड वाटर में रह जाता है। ठीक है, 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी तक जो रेजिड्यू रह रहा था वो 0.1 to 0.2 तक का था। ठीक है, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा सुपर क्लोरिनेशन की जाती है और इतनी ज़्यादा हैवी डोज कभी कभी हो जाएगी कि रिजल्ट हमें ये होगा कि हमें डी क्लोरिनेशन फिर से करनी पड़ेगी, मतलब वाटर से हमें क्लोरीन को फिर से रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डीक्लोरिनेटिंग एजेंट्स की हेल्प से हमें डीक्लोरिनेशन करनी होगी, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब की हेल्प से हम डीक्लोरिनेशन करेंगे, जो कि रिमूव करेगा बैड टेस्ट एंड ऑर्डर। ठीक है, जो क्लोरीन है, एक्सेस क्लोरीन जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से जो ये चीज़ें हैं ये रिमूव कर देगा। ठीक है, और वाटर को फ्री कर देगा फ्रॉम क्लोरीन। ठीक है, ज़्यादा जो क्लोरीन जो था बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया था उसको कम कर देगा, और इतना ज़्यादा वो कई बार कम कर देगा कि हमें अब जो है उसका फिर से उसको मतलब कि कॉन्टैमिनेशन हो जाएगी, इसलिए हमें फिर से उसको क्लोरीनेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस बार हमें फिर से उसको क्लोरीनेट करना पड़ेगा और उसको इतना मतलब हमें रखना है कि उसकी जो डोज है क्लोरीन की, मतलब फ्री क्लोरीन की डोज जो है फिर से हमें इतनी लेके आनी है कि वो 0.1 to 0.2 मिलीग्राम पर लीटर तक का रेजिड्यू दे। ठीक है।